बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज शक्ति परीक्षण है। 20 महीने पुराना महागठबंधन तोड़ने के बाद आज नीतीश विधानसभा में अपना दम दिखाएंगे। नीतीश सुबह 11 बजे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे। नीतीश ने 132 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं आरजेडी विधानसभा में नीतीश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आरजेडी को सिर्फ 110 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से काफी कम है। लालू की पार्टी स्पीकर से गुप्त मतदान की मांग करेगी। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। नीतीश आंकड़ों का दम दिखाएंगे और लालू विपक्षी एकता का आरजेडी के सभी विधायक लालू के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सिंह के घर जाएंगे, जहां से सभी आरजेडी और कांग्रेस के विधायक एक साथ विधानसभा जाएंगे। हालांकि ये शक्ति प्रदर्शन लालू को सत्ता तक पहुंचाने के लिए नाकाफी है। अब आपको दिखाते हैं नीतीश के बहुमत का आंकड़ा क्या है। नीतीश ने 132 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें जेडीयू के 71, बीजेपी के 53, एलजेपी के 2, आरएलएसपी के 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम का 1 विधायक है। इसके अलावा नीतीश को निर्दलीय विधायक अनंत सिंह, रिंकू सिंह और एक और निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है। इन सबको मिलाकर आंकड़ा 132 हो जाएगा तो बहुमत से 10 ज्यादा दूर होगा। अब आपको बताते हैं नंबर गेम में कैसे पिछड़ गए लालू। आरजेडी के साथ अपने 80 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 27 और लेफ्ट पार्टियों के 3 विधायक हैं। आरजेडी के समर्थन में हैं। इन सबको मिलाकर आंकड़ा पहुंचता है 110, जो 122 के जादुई आंकड़े से 12 कम है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की आशंका है। कांग्रेस के 18 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं। शक्ति परीक्षण के दौरान ये सभी विधायक नीतीश के समर्थन में वोट कर सकते हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने दावा किया कि 13 से 15 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। विधायक श्याम बहादुर जी हैं। विधानसभा में आप लोग को विश्वास मत हासिल करना है, क्या स्ट्रेटजी है? अगर हम बात करें जेडीयू की, तो क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई हुई है? हमने तो मेजोरिटी बढ़ले बा, बहुमत साबित हो ही जाई। कहीं कोनो कंफ्यूजन नहीं है। हमने में कोई टूटे वाला नहीं है, ना कि वो हटे वाला बा। लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि आप लोगों को बंधक बना के रखा गया था, ठीक है, नहीं तो जेडीयू के 50 से ज्यादा विधायक जो हैं वो आरजेडी के सपोर्ट में चले जाते। ऐसा का हमने 10 बजे, 10:30 बजे लगभग, कुछ लोग 10 बजे 11 बजे सब लोग खाना वाना खा के हम निकल गए। सन हमने तो 10 बजे फुर्सत हो गई। लेकिन थोड़ा सा बीजेपी के लोग भी हो गए कि वो लोग भी खाना वाना संगे खा लिया। तो पहले हमने खाना तैयारी रहुआ, भाषण मुख्यमंत्री जी तो हो गए रहुआ, वो लोग आए में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। खाना वाना खा के सब लोग निकल गए। बंधक बनावे कहाँ कौन सवाल बा? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि आप लोगों के बंधक बनावल गए है। जी ना, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है, सवाल नहीं है। रोड से ज्यादा जानकार के रोड चैनल मीडिया में बनी, सब लोग सीएम हो जाता है देखा नहीं, जो निकला था बाहर देखा था। बंधक बनाने का सवाल कहाँ बा? अच्छा ये बताएं कि आरजेडी से टूट हो सकेला? आरजेडी के कुछ विधायक जो हैं वो जेडीयू के समर्थन में आ सकते हैं। कुछ लोग तो बयान होता, जिनको लोग बोला था उनको, हमारा में टूट नहीं है, उन्हें से टूट के हमारा में जे आ जाए, हमारा में टूटे का सवाल है। ऐसा है जिससे बातचीत हो रही है, या फिर आरजेडी का कोई ऐसा विधायक जिससे आप लोग टच में है और लग रहा है कि नहीं वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं? ना, हमारा क्यों टच नहीं किया। हम पर्सनल हमारा पूछे, हमारा छोट सवाल करे, अपना हिसाब से हम बताए। अब बहुत हमारे दल में लोग बा, सीनियर लीडर लोग बा, कहता से बात होता ना होता पर हम ना बोल सके। श्याम बहादुर सिंह हमारे साथ थे, जेडीयू के विधायक हैं। रेल के और ठेल के सरकार चली और नीतीश कुमार की सरकार है। बिना नीतीश कुमार की इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। कैमरामैन मनीष अवस्थी के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, पटना। तो नीतीश को शक्ति परीक्षण करना है, आज दिखाना है कि विधानसभा में उनके पास कितना दम है। आंकड़े उनके फेवर में हैं, लेकिन रात भर फिर भी पॉलिटिकल गतिविधियां चलती रही। हमारे साथ कई सारे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अपडेट लेंगे। पुलकित नागर है हमारे साथ, जो कि शरद यादव के घर से हैं, नाराज चल रहे हैं वो। प्रकाश पांडे विजय चौक से हैं। संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं और
सुलेमान मोहम्मद खान हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ शिवपूजन झा हैं जो जुड़े हुए हैं पटना से। सबसे पहले शिवपूजन, आपके पास किस तरह की गतिविधियां चलती रही रात भर पटना के अंदर, क्योंकि बीजेपी भी सक्रिय होगी, जेडीयू भी सक्रिय होगी, आरजेडी भी सक्रिय होगी और कांग्रेस को टूटने का डर सता रहा होगा। निश्चित रूप में तमाम पार्टियां सक्रिय हैं दीपक, लेकिन सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूं, 3 टाइम लगातार एमएलए हैं जदयू के मनीष जी, ये जो आंकड़ों का गणित है इसमें निश्चित रूप में 132 का तो आप दावा कर रहे हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस में फूट हो सकता है, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा घटक दल आपके पक्ष में वोट कर सकता है। देखिए, ये तो अंतरात्मा की आवाज के बदौलत ही जो कदम उठाया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार, ऑनरेबल नीतीश कुमार इज नोन फॉर हिज जीरो टॉलरेंस। आई मीन ही कुडंट टॉलरेट, जो गड़बड़ बात हो रही थी उनको उन्होंने टॉलरेट नहीं किया। स्वाभाविक है, मैं खुद कहता हूं सभी लोगों से, पक्ष और विपक्ष तो होती ही है, लेकिन ये अंतरात्मा की आवाज से अगर आपको भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम छेड़ा और हम सब लोग उनके साथ हैं, सारी बिहार की आवाम उनके साथ है, तो स्वाभाविक है कुछ लोग आ भी सकते हैं, कोई, क्योंकि अच्छी बात है, कोई आप नहीं खोलना चाहता है। दीपक जी, हमारे साथ नितिन नवीन भी है, भाजपा के नेता है। ये कहा जा रहा है कि शायद जदयू में टूट हो, यहां तक आरोप लगाया राजद ने कि जदयू के बहुत सारे नेताओं को जो है तालाबंद करके रखा गया है, बात में कुछ सच्चाई है? कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जदयू के सारे लोग मुस्तैदी से भाजपा जदयू की सरकार के समर्थन में खड़े हैं। असली विरोध तो उनके परिवार में के कारण हो गया है, उनके पार्टी में परिवार के कारण विरोध है और कहीं न कहीं आज पूरी पार्टी परिवार के विरोध में अपने अंतरात्मा की आवाज में भाजपा जदयू की सरकार को वोट करने 132 ही आंकड़ा आप लोग टच करेंगे, आपको उम्मीद है कि ये बढ़ सकता है? लगता है कि 132 से कहीं आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि जब क्यों लग रहा है आपको? पार्टी के अंदर बड़ा विरोध है परिवार के प्रति। राजद तोड़ेंगे? राजद टूटेगा, हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, उनके अंतरात्मा की आवाज है कि आज परिवार के कारण पार्टी की कुर्बानी लालू यादव ने दी। और कांग्रेस भी तोड़ेंगे? कोई जरूरत नहीं है हम लोग को तोड़ने की, हमारे पास 132 के आंकड़े हैं जो 122 से 10 अधिक होता है, हमें कहीं कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अंतरात्मा की आवाज में बिहार के हित में कई लोग आज अपने परिवार की पार्टी का विरोध करेंगे। उससे बने रहिए। दीपक, आप कोई सवाल लेना चाहते हैं नितिन नवीन जी से? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि नितिन हमें ये बताएं कि उनके अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है, मंत्री बन रहे हैं वो नहीं? चलिए दीपक जी, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है, आप मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं? हम बधाई दें आपको। नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ भाजपा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। हम लोग बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में 10 साल हम लोगों ने काम किया है और हम लोग का यूएसपी यही रहा है कि हम लोग अपने काम से जाने जाते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है और मुझे शीर्ष नेतृत्व के ही डिसीजन के आधार पर पार्टी हम लोग काम करते हैं। सेंट्रल लीडरशिप ही डिसाइड करेगी कौन कौन मंत्री बनेगा और इस बाबत शायद सुशील मोदी आज दिल्ली भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो लोग डिसाइड करेंगे, सुशील जी डिसाइड करेंगे। हमारा प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली का नेतृत्व, निश्चित रूप से वो लोग सही निर्णय पहले भी करते रहे और आज भी उनका निर्णय हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए स्वागत योग्य होगा। दीपक, शिवपूजन, मैं ये जानना चाहता हूं कि कल रात भर क्या एक्टिविटी चलती रही, कौन किससे मिला और आखिरी वक्त किस तरह की उठापटक होती रही? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, काफी गहमागहमी है देर रात तक। और हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने कि रांची में रह रहा था, कोर्ट में पेशी है, वो कल आनंद फानंद पटना पहुंचे तकरीबन 6:40 पर और तमाम नेताओं का तांता वहां पर रहा। सीपी जोशी से लेकर के अशोक चौधरी जो स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, एजुकेशन मिनिस्टर भी यहां पर है, ये तमाम लोग वहां पर थे। बैठक तकरीबन 2 घंटे राजद के ही इसमें घर पे चली, लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड पे तकरीबन 2 घंटे बैठक चली। उसके बाद फिर जो रणनीति उन्होंने बनाई है उस रणनीति को आकर के उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया कि वो चाहते हैं कि गली कूचे तक इस बात को पहुंचाया जाए कि कैसे धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। आज सदन में भी जबरदस्त हंगामा होने के आसार है। राजद जो है कतई भी ये फ्लोर टेस्ट नहीं होने देना चाहती, वो कहती है कि संख्या बल में राजद उनके पक्ष में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरे खेमे में जो रूलिंग अलायंस है उसकी भी लगातार मीटिंग चलती रही। सुशील मोदी लगातार जो है अपने नेताओं के साथ बैठक करते रहे, सेंट्रल लीडरशिप से फोन पर बातें करते रहे और आज शाम तक हो सकता है सुशील मोदी ये फाइनलाइज करने के लिए क्या मिनिस्ट्रियल बर्स्ट किन किन को दिया जाए, क्या पोर्टफोलियो बांटा जाए, किन को बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, इन तमाम बातों पर जो है चर्चा वो करेंगे।
जदयू की तरफ से भी अहम बैठकें हुई हैं। जदयू की तमाम कोशिशें यही हैं कि जो आरोप लग रहे थे राजद की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो उनके पाले में जा सकते हैं, इसको आखिर रोका जाए, क्या इसमें कोई सच्चाई है? लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं दीपक की जो स्पष्ट है कि तमाम बहुत सारे एमएलए से हमने बात की, सब लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि जो है सरकार में फिर से काबिज हुए हैं नीतीश कुमार और वो मजबूती से पार्टी पर उनकी पकड़ है। हमने देखा शरद यादव के घर जो मीटिंग बुलाई गई थी वो किस तरीके से टाइम फेस हुई है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि ये लोग आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इनको विश्वास है कि आज फ्लोर टेस्ट में जबरदस्त बहुमत से ये पास हो जाएंगे और सरकार सुचारू रूप से अगले जो है पीरियड तक वो चला पाएंगे। ठीक है, शिवपूजन आप बने रहिए हमारे साथ और जरा अपडेट देते रहिए, क्योंकि आज बहुत गहमा गहमी होने वाली है विधानसभा के अंदर। स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर वॉइस वोट कराते हैं, और अगर विधायक जो है ज्यादा नीतीश के समर्थन में तो नीतीश चाहेंगे कि बकायदा वोट हो जाए। सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, क्या हुआ शरद यादव का, जो कल तक बड़े नाराज थे, मीटिंग भी बुलाई थी अपने घर में, टाई फिस रही, लोगों से फोन पर भी बात की थी, लालू से भी कर ली थी, राहुल गांधी से भी कर ली थी, तो मुझे ये बताइए कि क्या शरद यादव सेटल हो गए हैं अब या नहीं हो पाए? दीपक, देखिए, ये सब राजनीति में एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है, क्योंकि शरद यादव से जब नीतीश कुमार यहां दिल्ली में भी मिलने आए थे तो उन्होंने स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दी थी और कहा जाता है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस तरह से नहीं चलने वाला। तो उन्होंने हिंट दे दिया था जिसका शरद यादव ने विरोध किया था, पर उनको बता दिया गया था शरद यादव की आप स्थिति बदलने वाली नहीं है। ऐसे में उनको ये लगा कि जब अली अनवर और वीरेंद्र कुमार जैसे दो सांसद उनके साथ हैं तो ऐसे में एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई है, क्योंकि वो संसद भवन भी नहीं आए और चुपके से निकले और राहुल गांधी से जाके मिल लिए, लालू यादव को उन्होंने फोन कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगा कि ये अननेसेसरी का एक बवाल शुरू होने जा रहा है, जिसको तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए। उन्होंने अरुण जेटली जी से बात की, क्योंकि अरुण जेटली शरद यादव को समझा सकते थे, और अपने वहां से केसी त्यागी को लगाया कि आप जाके शरद यादव जी से बात करें, मैं किसी तरह की जो है एक नया बवाल नहीं चाहता हूं। ऐसे में हुआ ये कि उनसे बात की गई, उनके आत्मसंतुष्टि के लिए उनके जो भी ईगो थी उसको शांत किया गया और उनको समझाया गया कि आप इस तरह से ना करें, हम पहले भी एनडीए के साथ रह चुके हैं और एनडीए के साथ रहने में ही फिलहाल भलाई है, इसी तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमारे सूत्र बताते हैं कि अब वो पूरी तरीके से मान गए, हो सकता है संसद भवन भी आए, और कहा उनसे ये गया है कि अब जब चूंकि हम एनडीए में शामिल हो गए हैं तो आपको जो है, आप सबसे वरिष्ठ हैं, पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जो है आपको एक कैबिनेट बर्थ भी दी जाएगी, हमारा एक एमओएस भी होगा, तो अब आपको हम सब लोगों को साथ में लेके चलना है। और शरद यादव के पास भी और कोई इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कि वो अगर इस तरह से विद्रोह करते हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा उनको समर्थन मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं वीरेंद्र कुमार जिस सांसद की बात कर रहा हूं तो वो केरला से आते हैं, वो एनडीए के साथ जा नहीं सकते थे, उनकी अपनी मजबूरी, अपनी व्यक्तिगत राजनीति उनकी है। अली अनवर की टर्म खत्म होने वाला है, उनको लगता है कि वो एनडीए के साथ जाके उनकी कोई राजनीतिक भविष्य है नहीं। ऐसे में अगर वो आरजेडी या कांग्रेस की तरफ जाए तो फिर भी हो सकता है अपनी राजनीति चमका सकते हैं। रहा कुछ प्रदेश के अध्यक्षों से उनकी बात हुई है शरद यादव की, तो उनकी तरफ से भी जो पत्र आ रहे हैं या जो कहा जा रहा है कि आप एक बातचीत करिए, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में शरद यादव जो है आने वाले 2-3 दिनों में हो सकता है पूरी तौर पे शांत हो जाए, जो हमें सूत्र कहते हैं, और कैबिनेट बर्थ उनको दे दिया जाए। दीपक, मतलब यानी मंत्री पद को लेकर सेटिंग हो गई है कि शरद यादव एक बार फिर मंत्री बनेंगे। वो विभिन्न सरकारों में मंत्री रहने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, इस बार फिर से शरद यादव मंत्री बन जाएंगे। जैसे रामविलास पासवान है वैसे शरद यादव का भी हाल रहा है कि कोई भी सरकार होती है मंत्री जरूर बन ही जाते हैं। तो अब भी स्थिति वैसी ही हो गई है और नीतीश कुमार को भी वो उनके मुताबिक भी ये ठीक रहेगा कि शरद यादव केंद्र में मंत्री रहे। हालांकि जो एमओएस की बात हो रही है उसमें कई नाम उभर के आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे पर्दे के पीछे से जो नीतीश कुमार के जो सबसे भरोसेमंद है, जो कि आप भी जानते हैं आरसीपी सिंह है, उनका नाम भी अब तेजी से चलने लगा है कि शायद एमओएस बर्थ उनको भी मिले। क्योंकि जो भी ये सब एनडीए में शामिल होने की बात है और जो भी बातचीत होती रही है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, उसमें आरसीपी सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं कि वो मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते, कभी बातचीत नहीं करते, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। वो नीतीश जी के साथ शुरू से रहे हैं, उनको आईएएस हुआ करते थे, उनको उनके जो है जब रेल मिनिस्टर थे तब भी उनके साथ थे, उसके बाद वो बिहार में भी चले गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्होंने जो है नौकरी से त्यागपत्र देकर राज्यसभा में नीतीश उनको लेकर आए अपने साथ। बिल्कुल, तो आरसीपी सिंह बड़े कंटेंडर है और अगर नजदीक के हिसाब से देखा जाए
तो वो सबसे नजदीक है नीतीश कुमार के। तो एक तो शरद यादव को देना मजबूरी होगी एक सीट, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री का बर्थ मिलेगा, और एक शायद आरसीपी सिंह को चली जाए। ये अटकलें अभी तक लगाई जा रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की स्पोक्स पर्सन भारती मेहता जी हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ है। हम पहले अपने पत्रकारों के पास जाएंगे, आपको अपडेट देंगे, और उसके बाद से हम इस पर बहस शुरू करेंगे कि क्या होने वाला है 11 बजे शक्ति परीक्षण में। बड़ी खबर, नीतीश मंत्रिमंडल में 26 मंत्री होंगे। जेडीयू और बीजेपी कोटे से 13 मंत्री होंगे। जेडीयू कोटे से ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, जय कुमार सिंह और खुर्शीद अहमद मंत्री बन सकते हैं। ये तमाम नाम है जेडीयू से। जेडीयू कोटे से जो संभावित मंत्री हैं उनमें विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, जय कुमार सिंह और खुर्शीद अहमद के नाम शामिल हैं। आप देख सकते हैं लेसी सिंह है और नंदकिशोर यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी के संभावित मंत्री। बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाने की रेस में जो नाम चल रहे हैं उनमें सबसे आगे नंदकिशोर यादव का है। ये नाम लगभग श्योर है, जो पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री थे। संभावित नामों में प्रेम कुमार का नाम है। प्रेम कुमार भी पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है। तीसरा संभावित नाम रामनारायण मंडल का है। ये 6 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में माना जाता है। अरुण सिन्हा या नितिन नवीन में से किसी एक को मंत्री पद की कुर्सी मिल सकती है। वहीं दीघा से विधायक संजीव चौरसिया भी मंत्री बन सकते हैं। इनके अलावा मोतीहारी से विधायक बीएन राय का भी नाम आ रहा है। ये लिस्ट अगले 2 दिनों में फाइनल हो सकती है। बताया जा रहा है कि सुशील मोदी मंत्रियों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा पहुंच गए हैं। यहां पर बहुमत परीक्षण होना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर क्या करते हैं, वॉइस वोट से करवाते हैं या नीतीश के पास ज्यादा शक्ति है इसीलिए वो वोट कराते हैं। देखने की बात होगी। महत्वपूर्ण यही होगा कि क्या होने वाला है। आप नीतीश कुमार की तस्वीर देख सकते हैं। विधानसभा पहुंचते हुए नीतीश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ, और अब से ठीक आधे घंटे बाद बहुमत परीक्षण होना है, जिसमें बिहार विधानसभा में बड़े हंगामे की आशंका है, क्योंकि आरजेडी विश्वासघात की बात कहेगी और आरजेडी बिल्कुल कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास उतना संख्या बल नहीं है जितना नीतीश कुमार के पास है। अंकगणित नीतीश कुमार के फेवर में है। तो नीतीश कुमार के मुख्य रणनीतिकार हैं संजय सिंह। उन्हीं से बात करी हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने। प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई विधायक जेडीयू के उनके संपर्क में। देखिए, आरजेडी के लोग सत्ता से बाहर हो गए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरजेडी का जो कितने और कांग्रेस का विधायक हम लोग के संपर्क में, उनको आने वाला समय बताएगा। सर, ये वाकई है कि कांग्रेस के कई लोग हैं, यानी 15 से 18 ऐसे विधायक हैं जो समय आएगा आपको पता चल जाएगा। समय के साथ वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो संपर्क में है। संपर्क में है। संजय सिंह हमारे साथ हैं कि कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में है और समय आने के साथ ही ये बात पता चल जाएगी। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज पटना। तो हमारे साथ राजनीति की जगत से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, सुलेमान अहमद खान साहब हैं और भारती मेहता जी, जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है। सुलेमान जो है वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। प्रेम शुक्ला जी, क्यों इतनी जल्दबाजी है बहुमत परीक्षण कराने की? 5 बजे का टाइम बताते हैं, 10 बजे शपथ ले लेते हैं। क्या कोई कानूनी दिक्कत की आशंका है आपको, या आशंका है कि किसी पार्टी में तोड़फोड़ हो जाए? और आप कितनी तोड़फोड़ करने वाले हैं? देखिए, ये तो संविधान के लिए सर्वोत्तम स्थिति है कि सरकार के गठन के तत्काल बाद जो है उसको विश्वास मत विधानसभा में हासिल किया जा रहा है। जितनी आप विलंब करेंगे उस विलंब से उल्टा जो है विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि इनके पास संख्या बल नहीं था, इनको विश्वास मत हासिल करने के लिए ये घोड़ा बाजार कर रहे हैं, ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो शीघ्रता से विश्वास मत पारित करा लेना, यह तो संवैधानिक व्यवस्था का एक उत्तम स्थिति है और इस उत्तम स्थिति का मुझे लगता है स्वागत किया जाना चाहिए।
कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बिहार को सुशासन संपन्न करना है, कुशासन के जो तत्व हैं उनसे बिहार को मुक्त करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। नहीं, जो अरविंद मोहन जी पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए आप। सबसे बड़े दल को बुलाना क्या संवैधानिक बाध्यता नहीं थी मुंबई केस के बाद? मुझे लगता है कि मुंबई केस के बाद भी इस देश में अभी आपको 2005 की घटना याद होगी। झारखंड में सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी था, लेकिन विधायकों का अपहरण करके तत्कालीन जो गवर्नर थे उनके नेतृत्व में वो उन्होंने झारखंड में सरकार की स्थापना की। मुझे लगता है कि जब राज्यपाल को इस बात का पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री के लिए जिसको वो आमंत्रित कर रहे हैं उसके पास विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए संख्या बल है, तो विधायक को मुझे लगता है उनको सबसे बड़े दल को आमंत्रित करके और फिर तोड़ फोड़ और घोड़े बाजार और लोकतंत्र की को जो एक हाथ लगवाना, इस तरह की स्थिति से मुझे लगता है संवैधानिकता की अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति जिसके पास संख्या बल है उसको निमंत्रित करे। तो राज्यपाल ने संविधान की मनमानी व्याख्या करने की आजादी नहीं है ना किसी पार्टी नेता। इन्होंने दावा पेश कर दिया था, तो लोकतंत्र और संविधान की नहीं है। ये आजादी मुझे लगता है किसी पत्रकार को भी नहीं है कि नहीं, किसी पत्रकार को भी संविधान की जो है मनमानी व्याख्या करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। नहीं, मुंबई केस के बाद अरविंद मोहन मुद्दा नहीं है, वो केस नजीर बनता है और उसके बेसिस पे बुलाना चाहिए था अगर वो क्लेम कर रहे हैं। क्लेम नहीं उसके तो अलग बात नहीं। कृपा करके मुझे बताइए, नहीं अरविंद जी कृपा करके मुझे बताइए कि एसआर मुंबई केस के बाद एकाधिक नहीं दर्जन भर ऐसे मामले हैं जिसको कालांतर में यहाँ तक गोवा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, उन्होंने कहा आप सरकार बनाने की आपने प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं की, और जिस मुख्यमंत्री को ऑलरेडी नहीं करे तब का मामला है, इस्तीफा दिया है, फिर क्लेम न करे तब। अगर क्लेम कर रहा है सबसे बड़ी पार्टी का नेता, आपत्ति है? नहीं, सबसे बड़ी पार्टी का नेता क्लेम कर रहा है, तब बुलाने कोई औचित्य नहीं है, अनिवार्यता है। नहीं, आपको अभी भी अरविंद जी लगता है तो लालू प्रसाद यादव जी अविश्वास मत ला सकते हैं ना? नहीं, आप ला रहे विश्वास मत ला रहे, लेकिन एक मिनट सुलेमान मैं आपका तुरंत आ रहा हूँ। हाँ, वो अविश्वास मत उनका पराजित भी होगा। उनकी जो जल्दबाजी का कारण था वो यही था कि अगर तेजस्वी वहां पर जाकर दावा पेश कर देते तो फिर तकनीकी रूप से राज्यपाल को दिक्कत होती। पहले आदमी उनसे नीतीश कुमार मिले और विश्वसनीय ढंग से उन्होंने एक लिस्ट सौंप दी। मेरा ये मानना है, हालांकि गवर्नर और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या होता है वो तो आपको और मुझको भी मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि 15 दिन के अंदर मुझे या आपको उस बहुमत को साबित करना होगा। सुलेमान हमारे साथ है। सुलेमान, आपके साथ ये कहावत फिट बैठती है, न माया मिली न राम। देखिए दीपक जी, दो बातें कहूंगा मैं। एक तो अभी भाजपा के प्रवक्ता शुक्ला जी कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, संवैधानिक प्रक्रियाओं पे, प्रोसीजर्स पे अभी लेक्चर दे रहे थे। मैं दो बातें कहूंगा, एक नैतिकता पे और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। देखिए, नैतिकता की बात कांग्रेस ना ही करे तो बेहतर है। अब तो फिर झारखंड में उन्होंने क्या किया था, मेरी बात, झारखंड में उन्होंने क्या किया था, बाकी जगह किस तरह से किया, मुंबई एसआर मुंबई की सरकार कैसे गिराई, उसके बाद तो नजीर बना दी सुप्रीम कोर्ट में। तो राजनीति में कन्वीनियंस की बात होती है, नैतिकता के मूल्य जो है वो अलमारी में रखे जाने के लिए होते हैं। चलिए, आपने कह दिया, आपका मानना होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव 2015, 2-3 सवाल हैं। 2013 के सितंबर में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया था। उस स्थिति में और जुलाई 2017 की स्थिति में जो 4 साल का अंतर था, उसमें नरेंद्र मोदी में क्या फर्क आया? मैं समझता हूं कि और ज्यादा उन्हें विरोध करना चाहिए था और वो उनके साथ चले गए। दूसरी बात, 2015 में जब गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो भाजपा के खिलाफ बहुमत था। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने साथ में जब चुनाव लड़ा तब इतने विधायक आए थे। नीतीश कुमार अकेले लड़ते तो ये पोजीशन नहीं होती। तो जनता ने जो वोट दिया था वो भाजपा के खिलाफ दिया था और गठबंधन के फेवर में दिया था। अगर आप एक वोट जो भाजपा के खिलाफ था और उससे मुख्यमंत्री बने थे और आप 20 महीने बाद तोड़ के उसी भाजपा के साथ अगर आप आ गए, तो मेरे नजदीक और सभी के नजदीक ये बात इमोरल है और ये नैतिकता के किसी भी पैमाने के खिलाफ है और पूरा नहीं करती। पहली बात। दीपक जी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे थे अभी शुक्ला जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे हैं, अरविंद मोहन जी ने जैसे कहा कि डिलेड, आपने कहा गोवा में डिलेड क्लेम फाइल किया, कोई 100 मीटर की दौड़ थोड़ी है
कि इधर बहुमत आया और रात में भाग के गवर्नर के यहाँ पहुंच गए। ये गवर्नर का क्षेत्र अधिकारी को उन्हें बुलाना चाहिए। सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं, जरूरी है वो। लालू यादव ने अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की है उनकी अंतरात्मा की आवाज से कई लोग एलसीडी टूट जाएगा जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं। 2 घंटे में मालूम पड़ जाएगा। तो सुशील मोदी भी आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में सब साफ हो जाएगा। सुलेमान, मैं आपको इस बातचीत को 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि मुझे पटना विधानसभा चलना है और दिखाना है कि वहां पर क्या चल रहा है। आशीष, क्या चल रहा है पटना विधानसभा में इस वक्त? विधायकों का आना तो शुरू हो गया होगा। लगता है आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहे। सुलेमान, आप कंटिन्यू कर सकते। मैं सिर्फ शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि ये कोई 100 मीटर की दौड़ थोड़ी है कि अभी शाम में बहुमत आया और रात में गवर्नर के यहाँ पहुंच के आपने क्लेम कर दिया अपनी सरकार बनाने के लिए और आप कर लेंगे। गवर्नर को जो सबसे बड़ा दल जो क्लेम भी कर रहा है कि मैं बहुमत में हूं, उसे इन्वाइट करना चाहिए। तो ये तो हमने देखा ही है भाजपा की सरकार में कि किस तरह के गवर्नर के ऑफिस को इस्तेमाल किया गया है, कैसे उत्तरांचल और अरुणाचल में हमारी स्थिर सरकारों को अस्थिर करके गिरा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भाजपा को दोबारा उन सरकारों को नियुक्त किया। 2 पार्टियों पर डिपेंड करता है कि उनको टेस्ट मैच खेलना है, वनडे खेलना है, 2020 खेलना है। इनने 2020 खेला, उसमें दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत की बात नहीं है। आप बहुमत आया या किसी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, गोवा में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे, आपने दावा ही नहीं पेश किया तो आपका क्लेम ही नहीं बन रहा था। दावा आप सो रहे थे। नहीं राहुल गांधी मिलने रहे थे। अच्छा दीपक जी, राहुल गांधी से मिलने के लिए 3 दिन तक बिहार के नेता इंतजार करते हैं। आप लोग ये अरविंद मोदी ये भी सकते हैं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए ऐसी 3 दिन बिहार के कांग्रेस नेता इंतजार करते रहे। गोवा की बात कर रहे हैं या बिहार की कर रहे हैं? दोनों की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? दिग्विजय सिंह जी वहां पर थे। नहीं, गोवा में दिग्विजय सिंह जी थे। हमारी दावा पेश किया उन्होंने। देखिए, दावा पेश किया उन्होंने। मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे। गोवा में दिग्विजय सिंह जी थे, हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, हम बात कर रहे थे, हम दावा पेश करते, लेकिन उससे पहले ही 13 सीटों वाली मुख्यमंत्री उनके हार गए, गोवा के 3 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए और उनकी सरकार बन गई। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई सब जानते। मणिपुर में एक विधायक को किडनैप कर लिया गया एयरपोर्ट से, वहां भी सरकार बनाई गई। चलिए सीधे ऐसी बात नहीं है। सीधे आप विधानसभा एक बात और कह फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं अरुणाचल में? दीपक जी, क्यों नहीं अरुणाचल में इन्होंने फ्लोर टेस्ट कराया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब कराया? बोलेंगे अच्छे प्रवक्ता इतना लंबा नहीं बोलते, 10 बात पूरी कर रहा हूं बोलते हैं। भारती जनेजा जी, भारती जी, आप पर सीधा आरोप है कि आपने जनादेश के विरुद्ध काम किया है। जनादेश आपको बीजेपी के खिलाफ मिला था और आप जाकर उसी गोदी में बैठ गए। दीपक जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा महागठबंधन हुआ था जिसमें राजद, कांग्रेस और जदयू साथ आके हम चुनाव लड़े थे और महागठबंधन का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। चूंकि 2010 में जब राजद चुनाव लड़ी थी तो उनके विधायकों की संख्या 22 थी। कांग्रेस जब चुनाव लड़ी थी तो उनकी संख्या 7 थी। फिर अचानक आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने आने के बाद कांग्रेस की संख्या 27 हो जाती है और आरजेडी के विधायकों की संख्या 81 हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि किस चेहरे के नाम पर सबके विधायकों की संख्या बढ़ी है। नीतीश जी ने विधायक नहीं बढ़ाया, माफी चाहता हूं मैं आपसे। 2-3 चीजें थी, अलायंस में कॉमन चुनाव लड़ा गया था इसलिए सबके विधायक बने। अगर इतना नीतीश कुमार का इतना बड़ा चेहरा था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसलिए नहीं लड़ा कि 2014 में मुखी खा चुके थे लोकसभा चुनाव में, इसलिए उनकी भी मजबूरी थी। पद का चेहरा दूसरे की जरूरत थी, मानते हैं हम। और मुख्यमंत्री पद का चेहरा चूंकि बनाया गया था जो कम्युनल राजनीति करती है। जी, मुख्यमंत्री पद का बिहार। अरे भैया, अकेले क्यों नहीं लड़े नीतीश कुमार 2015 में? इतना बड़ा अगर चेहरा था तो मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार का चेहरा चाहिए था। अरे तो अकेले लड़ते ना भैया, तो हमारे और लालू जी के विधायक बढ़ाने की क्या जरूरत थी? 45 सीट पर लड़ गए थे। फालतू बात कर रही हैं आप। तो इतना बड़ा चेहरा था, सबसे बड़ी पार्टी है, लालू जी के और कांग्रेस के विधायक बढ़ाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसका जवाब विधायक बढ़ाने की बात नहीं कही है। तो 10 में आपकी संख्या इतनी क्यों नहीं थी? राजद 22 में क्यों सिमट आया था? 15 की बात कर लिया आप। चलिए, अकेला उनका चेहरा था तो अकेले क्यों नहीं लड़े? सिग्नल कर रहे हैं। आशीष, आप कनेक्टेड हो,
क्या हो रहा है वहां पर? नहीं। हेलो दीपक जी, देखिए विधानसभा के ठीक बाहर जो आरजेडी के लोग हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हाथ में तख्तियां हैं जिसमें नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें दीपक जी, तो यहां पर आरजेडी के जो विधायक हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन ठीक जो गेट है जहां से विधानसभा के भीतर जाएंगे, वहां पर तख्तियां लेकर आरजेडी के जो विधायक हैं वो खड़े हैं और तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच चुके हैं। दीपक जी, ठीक सामने व्हाइट कलर की जो कार है उसमें तेजस्वी यादव हैं और दोनों तरफ यानी आगे और पीछे जो आरजेडी और कांग्रेस के विधायक हैं उनका एक काफिला है। तेजस्वी यादव व्हाइट कार के साथ इस समय विधानसभा पहुंच चुके हैं और ठीक दूसरी तरफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। जो विधानसभा का जो परिसर में अंदर जाने का रास्ता है वहां पर नारेबाजी की जा रही है, तख्तियां लगाई गई हैं और ये कहा जा रहा है कि हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। इसी को देखते हुए देखिए अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको भी अब विधानसभा के जो गेट है वहां पर लगाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं अब वो विधानसभा के पास पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव यहां पर आ चुके हैं। 11 बजे नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। ठीक है, 11 बजे नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। प्रेम शुक्ला जी, हमारे सुलेमान भाई बात कर रहे हैं कि आपको नैतिकता, राजनीतिकता और कम से कम संविधान की तो मर्यादा रखनी चाहिए थी। सुलेमान साहब बोल रहे हैं कांग्रेस के। नहीं, नैतिकता पर और संविधान पर जब कांग्रेस बात करती तो ऐसा लगता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी गोवा का बार बार उदाहरण था। गोवा में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इन्होंने सरकार बनाने का दावा ही नहीं पेश किया, इसलिए गोवा सरकार बनाने में किसी प्रकार की असंवैधानिकता नहीं। यहां भी चुने हुए जनप्रतिनिधि जिसके पक्ष में खड़े हैं, जिसको फ्लोर पर बहुमत साबित करने का पूरा विश्वास है, उस पर जो है ये नैतिकता और संवैधानिकता की बात करते हैं। 2010 में जो है इन्हीं नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 202 सीटें मिली थी। जब नीतीश कुमार जी 2013 में जब जनादेश तो भाजपा के साथ सरकार चलाने का था ना, लेकिन जब बाहर गए तब कांग्रेस के लोग ताली बजा रहे थे और उनके साथ समर्थन में खड़े हो गए थे। ठीक है, एक मिनट